गुड मॉर्निंग क्लास 12th बच्चों। राजा, किसान और नगर अध्याय के अंतर्गत हम आज का टॉपिक है आपका नगर एवं व्यापार। बच्चों, इस टॉपिक के अंतर्गत हम पढ़ेंगे नए नगर के बारे में और नगरीय जनसंख्या के बारे में और उपमहाद्वीप और उसके बाहर का व्यापार, सिक्के और राजा के बारे में हम पढ़ेंगे आज। बच्चों, यहाँ पर ये नए नगर के अंतर्गत जो बात की गई है नगरों की, यहाँ पर उन नगरों की बात की गई है जिनका विकास जो है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था और ये विभिन्न क्षेत्रों में जो है इनका विकास पाया गया था। बच्चों, यहाँ पे जो दिया गया है वो 16 महाजनपद। आप इससे पहले शुरुआत में इस चैप्टर के शुरुआत में 16 महाजनपद आपने पढ़ा था और अधिकांश नगर जो थे इनमें से वो महाजनपदों की राजधानियाँ थीं। ये देखिए यहाँ पे जो है ये राजधानियाँ जितने भी जो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में 16 महाजनपद दिए थे और शायद आपको याद होगा कि वो 16 महाजनपद कौन कौन से थे, लेकिन हम बता देना चाहते हैं कि अंग, मगध, बज्जी, काशी, कोसल, मल्ल, वत्स, कुरु, पांचाल, अवंती, शूरसेन, चेदी, मत्स्य, अश्मक, गांधार और कंबोज। ये 16 महाजनपद थे और इन्हीं महाजनपदों की राजधानियाँ की बात की गई है। यहाँ हमने मतलब अधिकांश नगर महाजनपदों की ये राजधानियाँ हैं। यहाँ पे ये पूरी राजधानियाँ हैं। तो ये सभी नगर जितने भी थे ये किससे जुड़े हुए थे? ये नगर संचार मार्गों के किनारे जो है बसे हुए थे। इन्हीं से, इन मार्गों से वो जुड़े थे। संचार मार्ग जैसे कि नदी मार्ग या समुद्र मार्ग आप कह लीजिए और सड़क मार्ग कह लीजिए या भूतल मार्ग उसको बोल लीजिए। तो कुछ जो थे नगर वो नदियों से जुड़े थे, कुछ समुद्र से जुड़े थे, कुछ जो है सड़क से जुड़े थे। तो ये किसी न किसी संचार मार्गों से जितने भी मतलब ये ज़्यादातर जो महाजनपद की राजधानियाँ थीं वो किसी न किसी मार्ग से जुड़े हुए थे। बच्चों, इस काल में जितने भी मतलब जो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर 6ठी शताब्दी ईस्वी तक जितने भी मतलब साम्राज्यों का इस समय उदय हुआ था और आपने पढ़ा ही है मतलब इस चैप्टर में, जैसे आपने मौर्य पढ़ लिया, गुप्त पढ़ लिया है, सातवाहन, वाकाटक, चोल, चेर, पांड्य, कुषाण, सभी के बारे में आप पढ़ चुके हैं और पढ़ते आ भी रहे हैं। तो इन सभी के समय इन नगरों का विकास जो है बहुत तेज़ी से हुआ क्योंकि व्यापार वाणिज्य की इनके समय में बहुत प्रगति हुई थी और क्योंकि ये इन्हीं संचार माध्यमों से जुड़े हुए थे जिसकी वजह से इनका व्यापार वाणिज्य बहुत विकसित हुआ था। बच्चों, यहाँ पे जो है जितने भी देखिए राजधानियाँ जो इसमें बताया गया है कि महाजनपद की राजधानियाँ थीं इनमें से अधिकांश। तो देखिए श्रावस्ती जो यहाँ पे दी गई है, श्रावस्ती राजधानी मतलब कौशल मतलब महाजनपद की राजधानी थी और वैशाली जो थी वो बज्जी महाजनपद की राजधानी थी। वाराणसी काशी जनपद की राजधानी थी। मथुरा शूरसेन की राजधानी थी। यहाँ पे देखिए तक्षशिला दिया है, ये गांधार की राजधानी थी। उज्जैनी यहाँ दिया है, अवंती की राजधानी थी। तो यहाँ पे किसी न किसी की जो है राजधानी थी। तो जैसे यहाँ पे जो है पाटलिपुत्र और राजगीर दिया है। तो उस समय मगध की राजधानी ये थी।
तो राजगीर को गिरिब्रज भी कहा जाता है। तो जिस समय मगध का उत्कर्ष आप पढ़े होंगे, बिंबिसार, अजातशत्रु, तो ये राजा थे, नंदवंश उस समय था। तो इन सब के समय में जो राजधानी थी वो मगध की जो राजधानी थी वो राजगीर थी। और उसके बाद मगध की राजधानी जो है कौन सी बनी? पाटलिपुत्र। सबसे पहले मगध की राजधानी राजगीर थी, उसके बाद पाटलिपुत्र बनी। तो बच्चों यहाँ पे देखिए पाटलिपुत्र का इतिहास भी दिया गया है। यहाँ किनारे ये दिखाई दे रहा होगा पाटलिपुत्र का इतिहास, क्योंकि हर नगर का, प्रत्येक नगर का अपना इतिहास होता है। तो पाटलिपुत्र का जो विकास हुआ था वो एक गांव से हुआ था, यानी कि इस गांव का क्या नाम था? पाटली ग्राम नाम था, और उसी से पाटलिपुत्र बना था। तो ये मतलब 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में मगध शासकों ने अपनी राजधानी को हटा करके, अभी बता दिए थे कि जब मगध का जब उत्कर्ष हुआ था उस समय जो है राजगीर थी, और उसके बाद पाटलिपुत्र, इसके स्थान पे हटा करके पाटलिपुत्र को राजधानी बना दिया गया था। तो 4वीं शताब्दी तक आते आते मौर्य साम्राज्य की ये राजधानी थी, और ये जो है एशिया के जो है बड़े नगरों में इसको मतलब गिना जाता था। और लेकिन बाद में इसका महत्व धीरे धीरे कम हो गया था। तो उस समय जब कम हो गया था तो उस समय कौन आया था? चीनी यात्री वेनसांग आया था 7वीं शताब्दी में। उस समय किसका शासनकाल था? हर्षवर्धन का शासनकाल था। तो उसने, वेनसांग ने ये लिखा था कि मतलब जब ये आया तो यह नगर खंडहर में बदला हुआ था और यहाँ की जनसंख्या भी बहुत कम थी। तो उस समय जो मतलब राजधानी बनी थी उस समय कन्नौज थी। उस समय कन्नौज सत्ता का केंद्र गिना जाता था। कन्नौज का महत्व ज़्यादा बढ़ गया था उस समय, तो इसलिए उस समय कन्नौज में जनसंख्या ज़्यादा हो गई थी। बच्चों पाटलिपुत्र जो था वो आपका जो है नदी मार्ग के किनारे बसा हुआ था ये पाटलिपुत्र, और जिससे कि इसका काफ़ी विकास हुआ था। उज्जैनी नगर जो था वो सड़क मार्ग के किनारे था, यहाँ पे है उज्जैनी नगर। और पुआर देखिए यहाँ पे है, तो ये जो है समुद्र तट पे था और जहाँ से समुद्री मार्ग प्रारंभ हुए थे। और मथुरा जो है वो मतलब ऐसा शहर था जो व्यावसायिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र था। सभी दृष्टियों से ये आगे था मथुरा। तो यहाँ पे मतलब व्यावसायिक भी इसको केंद्र था, सांस्कृतिक केंद्र भी था, राजनीतिक गतिविधियों का भी ये केंद्र था। तो ये स्थिति बताई गई है इन राजधानियों की, जो नगरों से जो मतलब महाजनपद थे। इसमें से कुछ तो महाजनपद की राजधानियाँ थी, कुछ मतलब राजाओं की राजधानियाँ थीं, साम्राज्यों की। तो ये यहाँ पे मतलब ये बताया गया है कि यहाँ पे काफ़ी इन नगरों का विकास बहुत तेज़ी से हुआ था। बच्चों अब हम आते हैं नगरीय जनसंख्या पर। तो यहाँ पर बच्चों 2 वर्गों की बात की गई है, एक संभ्रांत वर्ग और दूसरा शिल्पकार वर्ग। तो यहाँ पे संभ्रांत वर्ग से मतलब अमीर वर्ग या संपन्न वर्ग से है, और शिल्पकार यानी कि जो विभिन्न प्रकार की शिल्पकारी करते थे या विभिन्न प्रकार के कार्यों को करते थे, जैसे कि बढ़ई, बुनकर, सोनार, ये सब किस में आते थे? शिल्पकार वर्ग में आते थे। तो बच्चों जो राजधानी होती है, आप शुरुआत में पढ़ चुके हैं कि महाजनपदों की राजधानियाँ जो है, राजधानी को किलेबंद किया जाता था। राजधानी वहाँ होती जहाँ पे किला मतलब किले बनाए जाते, किलेबंद नगरों में रहते राजा जो रहते थे उस समय, वो किलेबंद नगरों में निवास करते थे। वहाँ शासक वर्ग रहता था और राजा निवास करते। शासक वर्ग से मतलब जो उसके मंत्री गण वगैरह, मंत्री परिषद में जो लोग रहते थे उनसे मतलब है। तो इन सब जगहों पर, इन नगरों में कौन रहता था? शासक वर्ग और राजा। तो बच्चों यहाँ पे इसके अलावा विभिन्न प्रकार के लोग भी रहा करते थे, मतलब जैसे कि साधारण जनता, जैसे कि यहाँ पे
बुनकर, लिपिक, बढ़ई, कुम्हार, स्वर्णकार, लौहकार और धार्मिक गुरु, व्यापारी वर्ग, मतलब ये सारे लोग जो है यहाँ पर रहते थे और आज भी इन क्षेत्रों में लोग रहते हैं, और जिसकी वजह से जो है यहाँ पे खुदाई करना संभव नहीं हो सकता था, जैसा कि आप हड़प्पा सभ्यता में देखते हैं। व्यापक रूप से आप देखिए, हड़प्पा सभ्यता इससे पहले पढ़ चुके हैं आप, तो हड़प्पा सभ्यता में लगभग 1500 स्थल की खोज हुई है और उन स्थलों की खुदाई की जा चुकी है, और बहुत बड़ी सभ्यता ये प्रकाश में आई थी उस समय, क्योंकि वहाँ पे लोग नहीं रहते हैं, वहाँ पे किसी प्रकार की नगरीय जनसंख्या नहीं है, जिसकी वजह से वहाँ पे खुदाई करना संभव हो सका था। लेकिन इन नगरों में खुदाई करना संभव नहीं हो सका, क्योंकि लोग यहाँ पर निवास करते हैं, यहाँ पर लोग रहते हैं। और बच्चों, इसके बावजूद भी, क्योंकि आबादी यहाँ पे बहुत पाई गई है, और इसके बावजूद भी यहाँ पर बहुत सी पुरानी वस्तुएं मिली हैं, जैसे कि आपको मिली है मिट्टी के कटोरे, थालियाँ, और जिन पर जो है चमकदार कलई चढ़ी हुई है। तो इसको क्या बोला गया है, ऐसे बर्तनों को उत्कृष्ट मार्जित पात्र कहा गया, इसकी संज्ञा उसको दी गई है। बच्चों, इसका उपयोग जो है ज़्यादातर कौन करता था? अमीर लोग करते थे, यानी कि संभ्रांत वर्ग के लोग इन बर्तनों का प्रयोग करते थे। और ये जो गहने, उपकरण, हथियार, बर्तन, सीप और ये पक्की मिट्टी मिली है, तो इसके साथ ही सोने, चांदी, कांस्य, तांबे, हाथी, तरह तरह के पदार्थों से ये बनाए जाते थे। गहने जो है, जैसे सोने के गहने, चांदी के, कांस्य, तांबे के, हाथी दांत की वस्तुएं, ये सब औजार मिलते हैं, हथियार मिलते हैं। तो इन सब पदार्थों से ये सारी चीज़ें जो है हमें खुदाई से प्राप्त हुई हैं। बच्चों, द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व तक हमें जो है अनेक जो है दानात्मक अभिलेख प्राप्त होते हैं, जिनमें दाता के नाम के साथ साथ उनके व्यवसायों का भी उल्लेख किया गया है। तो व्यवसायों से जो यहाँ है व्यापारिक वर्ग से है, जो अभी हमने बताया कि यहाँ पे लोग विभिन्न प्रकार के व्यापारिक वर्ग रहा करते थे, जैसे बढ़ई, कुंभकार, स्वर्णकार, लौहकार, ये सब वहाँ पे रहते थे। तो इनमें से कई लोगों का अभिलेख भी मिला है। तो बच्चों, ये जो संगठित व्यापारिक समूह जो था, वो श्रेणी इनको कहा गया है। इन व्यापारिक संघ का उल्लेख जो मिलता है वो श्रेणी नाम से मिलता है, क्योंकि भिन्न भिन्न श्रेणियाँ व्यापारिक समूहों का प्रतिनिधित्व करती थी। बच्चों, जो प्राचीन ग्रंथों में शिल्पियों की श्रेणियों और व्यापारियों के निगमों का उल्लेख प्राप्त हुआ है, उल्लेख इनका मिलता है। और ऐसे ही जो है बौद्ध जातकों के अनुसार श्रेणियों में 18 संख्या करीब मिलती है। तो जैसे 18 व्यवसायों का उल्लेख इसमें किया गया है जातक में, बौद्ध जातकों में। तो जैसे कि सुनार का उल्लेख हुआ है, रत्नों को दमकाने वाला, इत्र बेचने वालों का, तेलियों का उल्लेख हुआ है, जौ पीसने वालों का, फल विक्रेताओं का, बांस का काम करने वालों का, जुलाहों का, सूती कपड़ा बनाने वालों का, ऐसे विभिन्न प्रकार के व्यवसायों का उल्लेख हमें मिलता है। तो ये एक समूह होता था। बच्चों, ये जो आर्थिक संघ यानी कि व्यापारिक संघ जो था, ये कभी कभी जो है अपनी मुद्राएं भी चलाते थे, और ये श्रेणियाँ जो होती थीं वो बैंकों के रूप में कार्य भी करती थीं, लोगों को ऋण देती थीं, ब्याज के साथ रुपए भी वसूल करती थीं। बच्चों, इस विषय पे कई अभिलेख भी मिल चुके हैं, जिनसे इसकी जानकारी जो हमें प्राप्त होती है। बच्चों, पहले जो है ये श्रेणियाँ जो होती थीं वो पहले कच्चे माल को खरीदती थी, फिर उस माल को जा कर के बाज़ार में बेचा करती थीं, और ये कोशिश करती थीं कि जो संपन्न वर्ग था
उनकी मांगों को पूरा करने की ये पूरी तरह से कोशिश करती थी कि विभिन्न प्रकार के उपकरणों का ये प्रयोग करके जो है विभिन्न वस्तुओं का निर्माण किया जाता था। उस समय खासकर लौह उपकरणों का प्रयोग करते थे ये। आप जानते हैं लोहे का आविष्कार उस समय हो चुका था 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में। तो मतलब 1000 बता चुके हैं कि 1000 ईसा पूर्व में लोहे का प्रयोग होने लगा था। तो आप जानते हैं कि लोहे की वस्तुएं काफ़ी मात्रा में बनने लगी थी उससे। जैसे कृषि के क्षेत्र में भी देखिए काफ़ी, अभी कल ही हमने पढ़ाया आपको कि काफ़ी प्रगति हुई थी कृषि के क्षेत्र में लोहे के प्रयोग से। तो ऐसे ही वो संभ्रांत लोगों की बढ़ती मांग को वो विभिन्न वस्तुओं को बना करके वो पूरा करते थे।